अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहाँ होता है यार? वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया तो भुला दिया है, लेकिन उन्हें क्यों निकाला गया ये बात आज तक नहीं भुला सके हैं। आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5 जजेस ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर करोड़ों के नुमाइंदे को उठाकर फेंक दिया। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों, झूठे मुकदमे और सजाएं हों, ऐसे में तो घर नहीं चल सकता, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने एक बार फिर नाम लिए बगैर कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुद नहीं आए, उन्हें लाया गया था, और इन हालात के जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं हैं बल्कि उन्हें लाने वाले भी हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नवाज शरीफ ने फिर से जजेस और जर्नैलों पर तनकीद शुरू कर दी है। क्यों शुरू कर दी है? क्या नवाज शरीफ ऐसे शिकवे शिकायत करके जो लाडले का तासुर है इससे जाहिल करना चाहते हैं जो उनके मुखालिफिन उन पर लगा रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू से पीपल्स पार्टी में पैदा होने वाले इख्तलाफात की गूंज थम नहीं रही है। बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए हैं। जरदारी साहब ने बिलावल को क्यों टारगेट किया? जरदारी साहब के बयान से क्या बिलावल भुट्टो की साख खराब हुई? सियासी मुखालिफिन के तानों को तकवीयत मिली? और इस सब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस में भी नुकसान होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। एक और अहम खबर जो कि ISPR की जानिब से आई है सामने, वो ये है कि पाक फौज ने अपने 2 साबिक अफसरान आदिल राजा और हैदर मेहदी को बगावत का जुर्म साबित होने पर कोर्ट मार्शल के बाद कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। आदिल राजा को 14 बरस और हैदर मेहदी को 12 बरस की कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये दोनों हजरात इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। क्या उन्हें पाकिस्तान लाकर सजा पर अमल हो सकेगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नैयर बुखारी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप स्टूडियो आए सर। सबसे पहले तो ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो के मज़ाहमती बयानिए के बरक्स मफाहमती बयान देते हैं। फिर एक इंटरव्यू होता है, उसमें जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को नातजुर्बेकार कहते हैं, उनकी अभी ट्रेनिंग हो रही है। इस इंटरव्यू के कुछ देर बाद खबर आती है सर कि बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो ऐसे इख्तलाफात हैं कि पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, बुखारी साहब, इसकी क्या वजह है? थैंक यू। इनफैक्ट हकीकत तो ये नहीं है जिस तरह इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सही, प्रॉबेबली रेटिंग का इशू है ऑन दी जो मीडिया हाउसेस का। इनफैक्ट ऐसी देखे ना, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एक इशू पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा कैटेगोरिकल, बड़े वाज़ेह था रिगार्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड और पार्टिजन रोल जो है उसका केयर टेकर का या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या फैसिलिटेशन एक पोलिटिकल पार्टी को। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने तो सिर्फ ECP के हवाले से बात की कि हमें एतमाद है, तो हम इन इदारों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं हम उन पे एतमाद करते हैं कि जो ज़िम्मेदारी आइनी तौर पे उन पे है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। और क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये इंतखाबात शफाफ तरीके से होने चाहिए ताकि इनके नताइज पे कल कोई उंगली ना उठाए, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। और अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में फिर कैओस भी होगा, एनार्की भी होगी। तो जो मुहब्बे वतन कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट हो। तो जरदारी साहब ने एतमाद का इज़हार किया। चेयरमैन बिलावल भी इस बात का इज़हार करते हैं कि जहाँ पे मौजूदा सेटअप का नॉन पार्टिजन रोल है जी, उसका कॉग्निजेंस लेना या नोटिस लेना ECB का काम है। और ये हमने इसलिए इसको उजागर किया चेयरमैन बिलावल ने कि ECP इसका नोटिस ले और इंश्योर करे कि जो केयर टेकर का आइनी तौर पे और लीगली जो रोल है जी, उस रोल तक वो महदूद रहें। सही, उससे बियॉन्ड वो ट्रांसग्रेस न करें।
तो दैट इज़ द इशू। अच्छा, आप कह रहे हैं रेटिंग का इशू है, लेकिन सर इवेंट्स बेसिकली कुछ इस तरह से हुआ है ना कि एक जरदारी साहब बात करें, फिर बिलावल साहब बात करें, फिर वो चले जाते हैं, तो इसलिए फिर क्वेश्चन तो बनता चले है। जाना का मैं थोड़ा अर्ज कर दूं आपको कि जिस दिन चित्राल में जी पब्लिक मीटिंग आप सकें बल्कि कन्वेंशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल वहाँ थे, पूरा वीक उन्होंने KPK में रखा। इत्तेफाक से जब वो तशरीफ़ लाए वापस चित्राल से तो मैं भी जरदारी हाउस में मौजूद था, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी थे जी, और चेयरमैन उसी दिन कराची रवाना हो गया। मैं खुदा हाफिज़ कह के उन्होंने जाना था। नेक्स्ट डे उन्होंने जाना था दुबई, उनका प्राइवेट विजिट था। ओके। और 23 को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डिंग इसकी 5 बजे शुरू होती है और ऑन एयर होता है ये 7 बजे। उस दिन भी इत्तेफाक से मैं जरदारी हाउस में मौजूद था। अच्छा जी। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, हामिद मीर साहब भी थे, शहरी रहमान थी, मैं भी मौजूद था, कुछ और हमारे पार्टी के लोग भी थे जी। और 7 बजे वो जब एयर हुआ तो हम सब ने बैठ के देखा वो इंटरव्यू। सही। और उस इंटरव्यू के दौरान भी एक फ़ोन भी ज़रूर आया जब वो चेयरमैन बिलावल का और हमारी मौजूदगी में बात हुई। इस किस्म का कोई इशू नहीं था कि जिस पे आप ये कह सकें कि उनमें कोई इख्तलाफ है या कोई नाराज़गी का इजहार है। और बिलावल साहब का एक शेड्यूल था और फिर आप नाराज़गी की देखें जी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं और ये भी आपको पता है कि इट्स अ लीगल इशू कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को डिसक्वालीफाई किया गया टू बिकम हेड ऑफ अ पार्टी मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने उनकी एब्सेंशिया में कन्विक्शन कर दी तो वो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर जो था उसमें था कि कन्विक्टेड आदमी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकता। वो बाय डिज़ाइन जनरल मुशर्रफ ने किया था कि मोहतरमा को इलेक्शनों से बाहर रखने के लिए। तो उस वक़्त हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि हमने फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एनलिस्ट करवाई इलेक्शन कमीशन को। मखदूम अमीन फ़हीम साहब उसके प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल। और फिर हमने उस पार्टी के लिए सिंबल जो लिया, क्योंकि सिंबल उस जमात को मिलता है जो एनलिस्टेड हो, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए हमने सिंबल एरो का लिया क्योंकि साबका इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पास एरो था। तो ये एक प्रोसेस था। ठीक। तो हमने समझते हैं कि दो जमातें हैं, एक को हेड आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, एक को बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं। जी। हालांकि हमारी मीटिंग भी जो होती है कलेक्टिव मीटिंग एंड कॉम्बिनेशन मीटिंग्स होती हैं, तो एज सच कोई इशू नहीं है। अभी हमारा फाउंडेशन डे जो है 30 नवंबर है जी, वो कोयटा में है। मंडे, आई थिंक मंडे को होने जा रहा है। 30 को है जी, ट्यूसडे को, बुध है मेरा ख्याल उस दिन। तो जन चेयरमैन बिलावल उसको एड्रेस करेंगे, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स वहाँ होंगे, कारकुन वहाँ पे होंगे। आपने वो जो बात की ना सर इंटरव्यू वाली, तो इंटरव्यू क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़बान ज़द आम है, आप कह रहे हैं कि आप लोग बैठे हुए थे, सब लोग देख रहे थे और उसमें एक फ़ोन भी आया बीच में, बिलावल साहब का ही फ़ोन आया, ऑब्वियसली इंटरव्यू के हवाले से ही बात हुई होगी सर। देखिए हम तो वॉच कर रहे थे, जब ब्रेक थी ना तो वो बात हुई, तो बड़ी ओपन बात हो रही थी, मतलब कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं थी। और इसमें गिला शिकवा हो क्या सकता है? देखिए जी, विदिन पार्टीज भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन एज सच ऑन पर्टिकुलर इश्यूज मुझे एज सच कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नहीं। एक इशू के बारे में अप्रोच अपने अंदाज से ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं कह सकते हैं। एक इशू को सोल्यूशन के लिए आप कोई बात ज़रूर कर सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी आप इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसको आप ना कहें और ना ये है, क्योंकि हमारा कंसेंसस के साथ डिसीजन होते हैं जी। और अल्लाह का फजल है आज तक एज सच कोई कंट्रोवर्सीज ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको दरार नजर आए। सही सर, चले बाप बेटे को हटा देते हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए ना तजर्बेकार उन्हें कहें या उनको वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम भी उनको ना दें, तो आप नहीं समझते सर कि इस तरह की बातों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की साख मजरू हो सकती है? देखें, ये फिर आपने एक बात निकाली कि नाम ना लें तो उनकी साख मजरू हो जाए। देखें, ये पीपल्स पार्टी का तजर्बेकार भी कहा नहीं, ये पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो हमारे प्रीमियरशिप के उम्मीदवार हैं। सही। ये सारा डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट्स पे कि सिंगल मेजॉरिटी वाली पार्टी कौन सी है या कौन सी जमात है जो उसको आप कहें कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और जरदारी साहब भी इस पे मुत्तफिक हैं सर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ऑब्वियसली जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमें अपरेंटली नज़र नहीं आता कि जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है पॉलिटिकली और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी तो समझती थी कि फेडरल पार्टी ही पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है, लेकिन बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं और रीजनल पार्टीज़ का अपने रीजन में इन्फ्लुएंस तो होता है। और ऑब्वियसली आप माजी में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट बनी हमें कोलिशन की ज़रूरत पड़ी। हमारे नताइज को उस तरह नहीं होने दिया गया जिस तरह आवाम चाहती थी, चाहे वो 88 का इंतखाब आप देख लें, चाहे बाद के इंतखाब, इवन 2008 का इंतखाब के मोहतरमा की शहादत के बाद देखें, फिर भी हमें सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी, हम कोलिशन में थे। तो उस माजी को सामने रखते हुए ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी साहब एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन है और उनकी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि 172 जो रिक्वायर्ड नंबर है कोई सिंगल मेजॉरिटी किसी जमात के पास हो। तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे उम्मीदवार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं प्रीमियरशिप के लिए। अच्छा सर, जो पार्टी का टिकट देता है उसके लिए असल इख्तियार होता है उनके पास। जरदारी साहब ने वो इख्तियार अपने पास रखा हुआ है बड़ा कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा भी कि बिलावल को भी टिकट वो ही देंगे। ये इख्तियार उन्होंने बिलावल साहब को नहीं दिया और जबान ज़द आम ये है कि पार्टी के जो मामलात हैं वो बिलावल साहब चलाते हैं। देखें ये भी अनदर देयर इज अ क्वेश्चन या देयर इज अ मैं समझता हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ। आई एम अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी जी, मुझे इलेक्शन लॉज पता है और ये बात बिल्कुल आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इलेक्शन लॉज के तहत एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, लॉ ये कहता है जी। और हमसे सबसे पहले मैंने और फरहतुल्लाह बाबर साहब वो 4P के सेक्रेटरी जनरल हैं जी। और लेट्स सी, मुझे कमिटमेंट मेरी किसी और के साथ थी टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, बट आपने ये सवाल किया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। और मैं सेक्रेटरी जनरल 3P का जी। जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में अलायंस हो सकते थे, कॉम्बिनेशन के साथ वो इलेक्शन लड़ सकती थी। तो हमने 2018 के इलेक्शन से पहले हमने कैंडिडेट फील्ड किए लाहौर में सही, और हमने एक अलायंस एक एग्रीमेंट किया, मैंने और फरहतुल्लाह बाबर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल, जो हमने सबमिट किया। और कैंडिडेट वो 3P के थे जी, लेकिन निशान उनको एरो का मिलना था। तो हमने अलायंस बनाया कि हम एरो के नीचे कंटेस्ट करना चाहते हैं। यू गॉट माय पॉइंट जी। अब भी चेयरमैन बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और मेंबर भी उसी के हैं, वो 4P के मेंबर नहीं हैं सही। जब हम इलेक्शन में जाते हैं 2018 के इलेक्शन में हमने फिर एक अलायंस बनाया 3P का और 4P का ठीक। दैट अलायंस वाज एक्सेप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके तहत दोनों जमातों ने मिल के एक इंतखाबी निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट किया तीर पे। यू गॉट माय पॉइंट जी। अभी भी जो इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन है 215(2) कि कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल पार्टीज एक इंतखाबी निशान के नीचे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं सही। सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि 3P भी और 4P भी ये अलायंस में जाके इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और जो 3P के भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंतखाबी निशान तीर का मिलता है सही। सो दिस इज़ अ क्लियर थिंग, लीगली ये पोजीशन है। मुझे तो ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई है, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब ने ये बात की थी कि मैं बिलावल को टिकट दूंगा तो इस वजह से ये नहीं उन्होंने कहा बिलावल, आपने बड़े फसाद के साथ इसको क्लियर और कर दिया है ना। अच्छा सर, मुझे फरमाइए जरा कि मियां नवाज शरीफ साहब आज सियालकोट में जजेस और जर्नैलों से शिकवे कर रहे थे। सर क्या उनके जो शिकवे हैं ये लाडले के तासुर को जायल करने के लिए हैं सर? देखिए वो शिकवा आज कर रहे हैं कि उन जजेस ने उनके साथ, ऑब्वियसली मतलब है कि वो बातें भी सामने आ गई कि कैसे मनूवरिंग हुई, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले भी उनको ख्याल कर लेना चाहिए था कि 2011-12 में काला कोट पहन के जजेस के पास कौन गया था,
उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जी, और उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को डी-सीट किया गया था। तो ये मकाफ़ात अमल है कि जब फिर उनकी बारी या वो गिला करते हैं जी, तो उनको वो रवैया इख्तियार उस वक़्त नहीं करना चाहिए था गिलानी साहब के यूसुफ खिलाफ। साहब गिलानी साहब के हवाले में। और लेकिन ये तासर ज़ाहिर नहीं होता जिस अंदाज से जो प्रोटोकॉल जो उन्हें दिया गया जब वो आए वापस आए, जो ट्रीटमेंट उनको इस्टेब्लिशमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी से मिला, के टेकर से मिला, तो ये बड़ा वाज़ेह है, लोगों के सामने है। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर जमातें भी कहती हैं जी, और हम समझते हैं कि ये जो कंडक्ट है के टेकर्स का, ये इलेक्शन के नताइज को मशकूक बनाता है और ये इंतखाबात के नताइज को मशकूक ना बनाए, मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। सही। सर, पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से बात करने के लिए कमेटी बना दी है, जनरल सेक्रेटरी हैं आप सर, आप नहीं समझते कि ये पहले होना चाहिए था? मौलाना साहब नून लीग के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं, MQM भी वहीं जा रही है, GDA भी उनके साथ है, बाप पार्टी से भी इत्तेहाद हो रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी अब किससे मुज़ाकरात करेगी सर? देखिए जी, बहुत सारे और एलिमेंट भी हैं, बहुत सारे लोग जो इन जमातों में नहीं हैं या इन जमातों से अलहदा हैं या इन जमातों से नाराज़ लोग भी बैठे हैं ना। तो पीपल्स पार्टी को कमेटी जो बनाई है हमने प्रोविंस ऑफ सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए KP के और पंजाब के लिए अलग कमेटी है। और इलेक्शन अभी प्रोसेस शुरू है। अभी ये भी है कि अलायंसेस की जमातें हमारे ख़िलाफ़ आज से कंटेस्ट नहीं कर रही। हमने 1970 में भी अलायंसेस देखे हमारे ख़िलाफ़, हमने 77 में भी देखे, हमने 88 में भी देखे हैं जी, हमने PNA भी देखी, IGI भी देखी, और बाद में जो रोल जनरल मुशर्रफ का रहा एक पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिएट करने का, वो भी हमने देखे। इससे हम घबराते नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल उन लोगों से, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से गुफ्तगू करेंगे। अभी एक प्रोसेस चलेगा टिकट्स का भी। जो जमात समिति का हम ज़्यादा पॉपुलर हैं या जिनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास 40,000 दरखास्तें आई हैं टिकटों के लिए, तो लेट्स सी ये 40,000 टिकट तो नहीं मिल सकेंगे। तो ऐसे एलिमेंट से गुफ्तगू तो होगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की होगी। तो जो कमेटी बनी है, मैं खुद उस कमेटी में हूँ एज अ सेक्रेटरी जनरल उसमें, तो उस कमेटी की हम मीटिंग करेंगे, हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल तैयार करेंगे और विद द अप्रूवल ऑफ द लीडरशिप हम नेगोशिएट करेंगे। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं कहा, आपने वो नोटिफिकेशन अगर पढ़ें तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का लिखा हुआ है। ओके, हैं जी, दैट्स अ डिफरेंस, यू नो। जो पहले बलूचिस्तान में किया है सर, वो इस बार फिर से करने का इरादा रखते हैं आप लोग? नहीं, हम तो पॉलिटिकल देखें जी, बलूचिस्तान के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना मौका बड़ा क्लियर दे दिया। ऑब्वियसली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जी, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स वो जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज करती हैं जी, वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो ट्राइब्स को बिलोंग करती हैं वो उनका इम्पैक्ट भी होता है और अफेक्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIFA से और नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, दोनों मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करती हूँ सर बात का। ये मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई, जिसके बाद मौलाना ने कहा कि नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। एक तो ये बता दीजिएगा कैसे चलेंगे, क्या बात हुई है, क्योंकि नून लीग पंजाब से बाहर जिन जमातों से भी बात कर रही है वो सीट एडजस्टमेंट पर ही बात कर रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जमहूरियत में पार्टियों की क़ियादत का एक दूसरे के साथ मिलना ये कोई आजूबा नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। और जमहूरियत नाम है मिलने जुलने का, गुफ्त शनीद का, मुफाहमत का, एक दूसरे की बात सुनने का, फिर आगे बढ़ने का। अगर आप जमहूरियत में एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, एक दूसरे पर दरवाजे बंद करेंगे, गुफ्तगू नहीं होगी, उस सियासत का नतीजा आपके सामने है। तो उस सियासत से मुल्क को भी नुकसान हुआ, सियासी अदम इस्तेहकाम भी आया, माशी अदम इस्तेहकाम भी, बहुत सी खराबियाँ आपके सामने। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब के पास मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो बात यही आपने मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। एक तो मौलाना साहब की खुशदामन के इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियत के लिए बाजवड़ में जो हादसा हुआ, हमारे 75 कारकुन शहीद हुए, ये ताज़ियत भी था और इसका इजहार। दूसरा, मौलाना साहब ने PDM की क़ियादत करते हुए या उससे पहले
जो मुसल्लत हुकूमत के ख़िलाफ़, सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद की जो तारीख चली, उसका शुक्रिया अदा करना भी शामिल था। और साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये इजहार भी किया कि हम जैसे पहले यानी गुज़िश्ता 5 साल में एक साथ हम चल रहे थे और उससे गुज़िश्ता भी हमें आगे भी एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुल्क को जो मसाइल, जो चैलेंजेस दरपेश है, एडजस्टमेंट होगी सर इनके साथ। क्या मैं आ रहा हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप मुझे बात करने दे, उसी पर आ रहा हूँ ना। कुछ तमहीद तो रख लूँ, आपकी तमहीद 15 मिनट पर मुश्तमिल है, मुझे 2 मिनट तमहीद करने नहीं देता है। मैं होस्ट हूँ प्रोग्राम की अब्दुल्ला साहब। तो बात यह है, अर्ज ये करना चाहता था मैं कि ये मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं है। तो जब मियाँ साहब ने आगे चलने की बात की, जैसे माजी में हम एक साथ चलते रहे, मौलाना साहब ने कहा ठीक है, माजी में एक दूसरे के साथ चलते रहे, कोई कबाहत नहीं थी, तो आगे क्यों कबाहत है। जहाँ तक आपने सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात की, जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला है और मौक़िफ़ भी यही है कि हम किसी भी पार्टी से इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद नहीं कर सकते। अलबत्ता सीट टू सीट हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की सतह पर। और यह हर पार्टी हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह PMLN हो और या दीगर जमातें हों, लेकिन PTI से हमारा न इत्तेहाद होगा, न सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी जमीयत उलमा इस्लाम की, और न उससे इत्तेहाद करना हमारी सियासी किताब में शामिल है या डिक्शनरी में शामिल नहीं है। बाकी तमाम पार्टियों से सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नईम हैदर साहब, सर ये बता दीजिएगा मुझे, ये इलेक्शन कमीशन ने PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे कलअदम करार दिया, दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए मोहलत दी। बैरिस्टर गौहर ने फैसला आते ही उसको चैलेंज करने का ऐलान किया। फिर सेनेटर अली जफर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमें बीच की राह दी है। आप इसको कैसे देखते हो? देखें, इसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल बड़ा मीटिंग्स भी हो रही हैं और ये बात भी डिस्कस हो रही है कि किस तरीके से फिर इसको लेकर चला जाए, कि उससे पहले जो है वो चैलेंज के हवाले से भी सारी चीजें जो हैं वो भी सामने हैं, और इस हवाले से भी ये चीज हो रही है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि उसको मैनेज करने का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक तो काफी उसके लवाजमात हैं और दूसरे नंबर पर सबको बाहर आकर एक जगह पर इकट्ठा होकर वो सारा करना पड़ेगा। तो अगर वो इकट्ठे होंगे, बाहर निकलेंगे, तो जो इस वक्त लीड कर रही है कोर कमेटी PTI के लीडरान इस वक्त जो है वो स्काइप के जरिए या कन्वेंशन या जितनी भी मीटिंग या कोई पिटीशन आज दायर हो रही है, ये जो मामला चल रहे हैं पार्टी के, तो वो सारे रोकने के लिए ये बदनीति जारी की गई है। उधर कोई ऐसी चीज नहीं है, शेड्यूल के हवाले से अभी तक कोई लायामल सामने नहीं आया, और अहम मौके के ऊपर ये आकर कहना बड़ी वाज़ेह बदनीति है। और ये बदनीति इससे पहले आप कह रहे हैं पार्टी के हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं। सर मुझे जरा इसका भी बारे में भी बता दीजिए कि साइफर केस की भी इसी हफ्ते में समाअत होनी है ना, मुमकिन तौर पर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से अदालत में लाया जाएगा। इसके लिए PTI कारकुनान की क्या तैयारी है? क्या कॉल वगैरह दी जाएगी कारकुनान को? देखें, जो खान साहब की जो है पेशी के हवाले से, अब क्योंकि हमें काफी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुझे भी फोन कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमारे जितने भी लीगल टीम के अलावा पॉलिटिकल लोग हैं, सबको ही कह रहे होंगे हर एक को कि हम आना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिसीजन जो है देखते हैं पार्टी क्या देखती है। क्योंकि अगर वो आते हैं तो थोड़ा सा इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनको बहाना ना मिल जाए कि देखें जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रही, क्योंकि इमरान खान के साथ जब भी वर्कर आते हैं उनको तशद्दुद किया जाता है, चैलेंज की जाती है, उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है और खान साहब पे भी की जाती है कि ये इमरान खान ने जनाब यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक कराई है। नवाज शरीफ के साथ यानी पार्टी की तरफ से कारकुनान को रोका जाएगा कि वो ना आए, उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। सर पार्टी की तरफ से कारकुनान को रोका जाएगा कि वो ना आए? देखिए, लाए अमल बनाया जाएगा ना कि हमने इसको किस तरह से देखना है कि अगर यहाँ से कोई हर्डल आती है, आगे से यहाँ से इंतजामिया कहती है जी ना आए, उस सारी चीजों को पहलुओं को देखकर, और उससे पहले खान साहब से हमारी मुलाकात भी होगी सोमवार को, तो उनको भी जरूर बताया जाएगा। फिर जो सारे जो है हुक्म फरमाएंगे फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह जो भी लाए अमल आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक,
सही, ठीक है। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, सर ये फरमाइए, मौलाना साहब ने 4 दिन पहले बिलावल भुट्टो को बच्चा कहा और फिर साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि बच्चों को सियासत में नहीं होना चाहिए। क्यों बिलावल भुट्टो बच्चे लगते हैं सर मौलाना साहब को? हुकूमत में साथ रहे हैं आप, वजीर खारजा रहे हैं वो आपके, क्यों कह रहे हैं बच्चा? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मौलाना साहब की उम्र को देखे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उम्र को देखे तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की उम्र बाप के मुताबिक है। उम्र में जिस तरह आसिफ जरदारी साहब का 70 से अबव है, मौलाना साहब भी 70 से अबव है, तो लिहाजा बच्चा तो लगता है बनिस्बत मौलाना साहब का। और अगर सियासी हवाले से आप देखें तो आप मुझे बताइए कि मौलाना साहब सियासत में सुनेर है या बिलावल भुट्टो सियासत में सुनेर है? असल में बिलावल भुट्टो ने जो बात की, ऑब्वियसली मौलाना साहब सीनियर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चों को सियासत में नहीं होना चाहिए। बिलावल के लिए कह रहे हैं। देखिए ना, बिलावल ने सबसे पहले अपने वालिद असफ अली जरदारी साहब को निशाना बनाया कि उन्होंने कहा सीनियर सियासतदानों को घर बैठना चाहिए या मदरसे में बैठना चाहिए। अब बिलावल साहब को ये हक किसने दिया है? अगर सीनियर की बात है, मेरा ख्याल में ड्रामा थिएटर के लिए तो सीनियर का होना ज़रूरी है, अदाकार का या अदाकारे का नहीं। ड्रामा थिएटर में नौजवान अदाकारा और अदाकार की ज़रूरत है और मजबूरी भी है, क्योंकि वो थिएटर पर चलता ही नहीं है। लेकिन सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में मेरे ख्याल में नौजवान के मुकाबले में सीनियर और तजर्बाकार सियासतदान अहम ज़रूरी है। आपके सामने वली खान, आपके सामने बेनज़ीर भुट्टो अगर आज हयात होती तो क्या बिलावल यही स्टेटमेंट देते? आपके सामने मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह PDM की अभी जो इत्तेहाद बनी 20 सितंबर 2020 में, साहिबा भी तो 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनने के हवाले किया गया। मेरी बात सुनिए, बिलावल ने उस वक्त बात नहीं की, बिलावल ने तो आज बात की ना, बिलावल ने तो आज बात की। अगर आज मैं आज की बात करता हूं, अगर बेनज़ीर साहिबा आज हयात होती तो क्या बिलावल यही बात करते? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात करने से सबसे ज़्यादा गुस्सा तो जरदारी साहब को आया। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब जो है वो अभी तक बच्चा है, तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक तरफ बिलावल ने ऐसे कर लेते हैं। सर मुझे ये बताएं, एक जुमला अर्ज कर लूं, मेरी बात सुनिए, एक जुमला अर्ज कर लूं, मेरी बहन, एक जुमला अर्ज कर लूं। एक तरफ अगर बिलावल तीर बरसा रहे हैं उस पर, अपने वालिद पर, असफ अली जरदारी साहब पर, दूसरी तरफ असफ अली जरदारी साहब अपने तीर के जरिए बेटे को निशाना बना रहे हैं। ये पार्टी का अपना मसला है उसका, ये वो आपस में बैठ के हल करें, क्योंकि पिच भी एक है जो पाकिस्तान है, खिलाड़ी भी एक है जो पीपल्स पार्टी की है, हदफ भी एक है जो इख्तिदार का हुसूल है। लेकिन बदकिस्मती से कप्तान दो है, एक आसिफ अली जरदारी साहब है और बिलावल साहब है। अब दो कप्तान आपस में बैठ के एक टीम को कैसे चला सकते हैं, कैसे चलाएंगे, ये उनकी पार्टी का और उनकी टीम का अपना अंदरूनी मामला है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, इस जरा सिचुएशन को ऐसे कर लेते हैं सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत जाती है और फिर आप इत्तेहाद में जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करती है अपना वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो क्या आप वोट देंगे वजीर आजम के लिए बिलावल को? या उस वक्त भी आप कहेंगे कि बच्चे हैं? आप नहीं, मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब ने जो बात की है, अगर मौलाना साहब ने अगर फर्ज करे अवाम वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, अक्सरियत में पीपल्स पार्टी आती है, तो जमहूरी और आईनी तकाजा यही है कि हुकूमत बनाना उस पार्टी का हक है। अब अगर वो सिंगल पार्टी की हैसियत से इख्तिदार में आती है तो मुबारक हो उनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें उनको इतनी अक्सरियत मिलेगी कि दूसरों को मिला के बगैर वो हुकूमत नहीं चला सकती वो पार्टी, तो जिस पार्टी से वो राबिते करेंगे, अब उन्होंने कमेटियाँ राबिते के लिए भी तश्कील दी है, जिस पार्टी से वो राबिते करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम अपने उसूलों, अपने शराइत की बुनियाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ में भी बैठ सकती है और हिज़्ब इख्तिदार में भी बैठ सकती है। वो PMLN की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर वो इस मुल्क में चाहते हैं कि सियासी और माशी इस्तेकाम हो, क्योंकि जो चैलेंजेस आज पाकिस्तान को दरपेश है, वो एक पार्टी हल नहीं कर सकते कि इस बार सिंगल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलने वाली। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इत्तेहाद में जाते हैं तो क्या वजारत उज़्मा के लिए बिलावल को वोट देंगे। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। नईम हैदर साहब, निकाह के मामले पर खावर मानिका ने भी दरखास्त दायर कर दी है और उन्होंने तलाकनामे की जो कॉपी है वो भी इनफैक्ट अदालत में जमा करवा दी है। पंजोता साहब, पीटीआई इसको कैसे देख रही है और 28 को इसकी समाअत है, कौन पेश होगा आपकी जानिब से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बात ऐसी पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। इससे पहले भी ये तोहमतें जो हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कभी किताब का हवाला, कभी उसके साथ जो है वो खावर मानिका का बयान, कभी जो वो है जी वो मुख्तलिफ औरतों के हवाले से आपको पता है तोहमतें आए और लग रही होती हैं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर वन ये है कि ये जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, ये अदालत में उसी पटिशनर ने जाकर ये गुजारिश की कि मैं विड्रॉ करता हूँ, और जो सेक्शन 248 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके मुताबिक अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया, जो कि 248 के तहत खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा इस केस से बरी हो चुके हैं। तो एक ही तरह का कंटेंट लेकर, उसी तरह की दरख्वास्त लेकर दोबारा शख्स का आना खावर मानिका का, और वही गवाह उसके अंदर, वही जो है उसके अंदर ऑन चौधरी साहब गवाह हैं, और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर वाज़ेह करती है कि PMLN ने PDM हुकूमत में किस तरह से ये झूठा मुकदमा जो है वो बनाया। सेम वकील उसके अंदर, सेम वकील आज इसके अंदर, जो कि PMLN की तरफ से जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस होते हैं उनमें वो पेश होते हैं, वही बनाने। पंजोता साहब, मैं बड़ा सादा सा सवाल कर रही हूँ सर, आपकी तरफ से पेश कौन होगा? इसके ऊपर डिसाइड होगा जी। पहले तो जो शेर अब्दुल मरवत साहब हैं वो इस केस के अंदर पेश हुए थे, आज हमने ये देखा है। लेकिन ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है। बुशरा अपना खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई परसों, तो मैंने खावर मानिका के हवाले से वहाँ पर बात जो है डिस्कस हुई। ठीक है जी, खान साहब का उनके बयान के ऊपर बड़ा वाज़ेह जो रद्द-ए-अमल था, उन्होंने ये कहा कि देखें, हमें ये पता था, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर केस बनाया गया और जिस तरह से उन्हें उठाया गया, इस तरह के बयानात जब से हमारी हुकूमत गई है आते रहे। पूरी कौम ये जानती है, ये कीचड़ उछालते रहते हैं और पहले भी इन्होंने उछाले हैं। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उससे वो इज्जत कोई नहीं छीन सकता। तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इन तोहमतों से फर्क नहीं पड़ता। ये बयानात जितने मर्जी लेकर आ जाएं, जितने मर्जी गवाह लेकर आपकी बात से और जो आपकी खान साहब से बात हुई, इन बातों से नईम साहब ये तासुर मुझे मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि खावर मानिका को भी मुस्लिम लीग नून ने ही प्लांट किया इस इंटरव्यू के लिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जी, इसके पीछे सारे इनके मुहरकात हैं। इन्होंने, ये अता तारड़ ने, ये बाकी लोगों ने, आपको पता है फर्ज शहजादी के हवाले से वो पेपर निकाले, इदारों से पेपर निकाले, इनको कैसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं हर कोर्ट के अंदर। ये तोशाखाना वाला केस चल रहा था, ये तारड़ साहब वहां पहुंचे होते थे मीडिया ट्रायल करने के लिए। इमरान खान को सादिक और अमीन और उनके ऊपर ये कि मदीना की रियासत की ये बात करते हैं, इसके ऊपर बयान बड़ा नवाज शरीफ साहब का भी ऑन रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने अदालत के अंदर दिया। हाँ। तो ये सारी चीजें जोड़ती हैं, उनके वकील जोड़ते हैं, ऑन चौधरी उसके अंदर है, बाकी सारे लोग इस तरह यानी सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। आप ये कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, लेकिन क्योंकि वो PMLN के हत्थे लग जाते हैं, कैसे लग जाते हैं, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं? यानी वो डॉक्यूमेंट सारे सही हैं? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अगर फर्ज शहजादी की जायदाद बड़ी है, उसकी प्रॉपर्टी बड़ी है, तो जो इनकी बड़ी है उसके ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे, ये पहली दफा बने, इनके कितने एसेट हुए बड़े, कितने गुना जो है जायदादें बड़ी, और अगर फर्ज शहजादी का कोई है तो उसका उसे हिसाब लिया जाए, वो रिकॉर्ड अपना दे, उसको जोड़ना इमरान खान साहब के साथ, बीबी साहब। नहीं साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे जरा हमदुल्ला साहब का भी कमेंट इसमें शामिल करने दें। अब हमदुल्ला साहब, खावर मानिका साहब आए सर 5 साल बाद मंजर आम पर, इंटरव्यू उन्होंने दिया, अब वो अदालत पहुंच गए हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, मेरे ख्याल में ये फैसला तो अदालत ने करना है कि कहाँ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि निकाह एक शरई मसला है और ये भी एक मसला है जो कि मुफ्ती सईद साहब ने भी पहले वो ख़ुद भी कोर्ट गए थे कि उन्होंने ये एतराफ़ किया, क्योंकि वो निकाह ख्वान था कि निकाह इद्दत के अंदर हुए, यानी इद्दत गुजरने के बाद नहीं। अब ये मसला पाकिस्तान के कानून और शरीयत के हवाले से अब कोर्ट देखेगी कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। लेकिन आज तो साबिका शौहर खावर मानिका खुद मोतरज़ बन के अदालत पहुंच गए, मौजूदा शौहर इमरान खान, बुशरा बीबी का जो शौहर है उसके ख़िलाफ़। अब साबिका और मौजूदा आपस में ये अदालत फैसला करेगी
क्या वाकई साबिका शौहर खावर मानिका का एतराज़ दुरुस्त है, यानी उन्होंने साबित करना होगा। बाकी इसका पस मंज़र, इसका क्या क्या है वो सूरत हाल आपके सामने, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन इस किस्म की मेरे ख़्याल में आदात, इस किस्म की शरई मसाइल का मजाक अगर ये साबित हो जाता है, बिलखुसूस निकाह एक अमरानी माहदा होता है, अगर ये साबित होता है जैसे खावर मानिका कहते हैं, ये बहुत बड़ा मजाक है दीन के साथ भी, इस्लाम के साथ भी। और जब इंसान दावेदार हो रियासत मदीना का, तो हम उसी वक्त भी कहते थे कि ये रियासत मदीना के चेहरे पर बदनमा दाग है। अगर ये साबित होता है तो हमारा मुद्दा भी साबित होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।